हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली नंबर 3.5 का आज की इस वीडियो में हम सवाल करेंगे। हमें लगता है कि आज की इस वीडियो में हम 3.5 का पहला नंबर सवाल, दूसरा और तीसरा नंबर सवाल हल कर लेंगे। तो आइए अब हम पहले नंबर सवाल को पहले हल करते हैं। यहाँ पर हमने पहला नंबर सवाल लिखा गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में ये दो समीकरण दे दिए गए रैखिक समीकरण, इसे हमें बताना है कि वह वज्र या हमें यह अद्वितीय हल है कि इसका कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसे हमें वज्र गुणनखंड विधि से भी हल करना होगा। तो सबसे पहले तो हम इस सवाल को चेक करेंगे कि यह अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो पहले तो हम इसे चेक करेंगे। तो हम पहले जान लेंगे अद्वितीय हल हमारा कब होता है, उसके बाद कोई हल कब थी, कोई हल नहीं होता है कब होता है, और अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है। तो हम बता दें आपको कि अद्वितीय हल कब होता है, जब हमारा a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2, तब उस समय जो हमारा केस बनता है वो बनता है अद्वितीय हल। इतना क्लियर है। उसके बाद हम जानेंगे कि कोई हल कब नहीं होता है, जब हमारे पास a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2, तो उस समय जो हमारा केस बनता है वो बनता है कोई हल नहीं। इतना हो गया। अब हम देखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। जब हमारा a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 फिर से बराबर होता है c1 बटा c2, तो उस समय जो हमारा केस बनता है वो अपरिमित रूप से अनेक हल बनता है, अनेक हल बनता है। इतना बात आपको क्लियर है कि अद्वितीय हल किसे कहते हैं, जब हमारा a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2, तो उस समय जो हमारा समीकरण बनेगा, मतलब जो हमारा केस बनेगा वो अद्वितीय हल होगा। और कोई हल कब नहीं होगा, जब हमारे पास a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, तो उस समय जो हमारा केस बनेगा वो बनेगा कोई हल नहीं। और जब हमारा a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर फिर से होगा c1 बटा c2, तो उस समय जो हमारा केस बनेगा वो बनेगा अपरिमित रूप से अनेक हल बनेगा उस समय हमारा जो केस। इतना आपको क्लियर है कि अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल, इतना आपको समझ में आ गया होगा हमें लगता है। अब हम देखेंगे इस सवाल को। तो हमें जब भी वज्र गुणनखंड विधि या अद्वितीय हल या कोई हल नहीं या अपरिमित रूप से हल ये सब पूछ दे, तो सबसे पहले तो हम इस जो हमारा समीकरण होगा उसको इस फॉर्मेट में हम बदलेंगे। सबसे पहले तो हमें दो समीकरण देगा, तो हम इन दोनों समीकरणों को इस फॉर्मेट में देखेंगे कि हमारा इस फॉर्मेट में है कि नहीं है, इतना पहले देखेंगे। तो देखिए हमारे पास इधर बराबर की इधर में 0 है, इधर भी बराबर की इधर, मतलब x है, x का इस यहाँ पर x का गुणांक a दे दिया है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर y की जगह पर b है। इतना हो गया। मतलब इस फॉर्मेट में हमारा ये दोनों समीकरण है। इतना बात आपको क्लियर है। यदि इस फॉर्मेट में नहीं रहता है तो हम इस फॉर्मेट में इस समीकरण को इस फॉर्मेट में बदल देते हैं। तो हमारा पहले से ही इस फॉर्मेट में है तो हम इसे छेड़खानी नहीं करेंगे, हमारा इतना ही हो गया। अब हम पहले तो अब जानेंगे कि इसका अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम इसे कैसे मालूम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा समीकरण नंबर 1 है इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें तो इसमें तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 का मान निकलेगा, तभी तो हमें मालूम चलेगा कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो सबसे पहले तो हम a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 का मान पहले निकालेंगे। तो हम a1 का मान कैसे निकालेंगे, तो हम समीकरण नंबर 1 में 1 है, इसमें से हम a1 b1 और c1 का मान निकालते हैं। तो a1 और c1 का मान कैसे निकालते हैं, तो हम जो हमारा x रहता है x, तो इसके जो गुणांक रहता है वो हमारा हो जाता है a1 हो जाता है। तो x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हमारा a1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना हो गया।
फिर से अब हम b1 का देखेंगे, तो b1 का मान हमारा क्या हो जाएगा, y का गुणांक देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए y का जो गुणांक है वो -3 है, तो ये हो जाएगा -3 हो गया। इतना हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नहीं सॉरी, अब हम देखेंगे c1। तो c1 हम देखेंगे, तो c1 हमारा जो अचर पद रहता है वही हमारा c1 हो जाता है। तो अचर पद क्या है, तो -3 है, तो -3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से, अब हम यहाँ से a2, b2 और c2 का मान निकालेंगे। तो हमारे पास a2 और b2 और c2 का मान किस से निकालेंगे, समीकरण नंबर 2 से निकालेंगे। तो हम देखेंगे x का गुणांक क्या है, तो वो हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा a2 हो जाएगा। y का फिर से गुणांक देखेंगे तो क्या है, तो -9 है, तो ये हो जाएगा -9 b2 हो जाएगा। फिर से देखेंगे c2, तो अचर पद हमारा कौन है, -2 है, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब हमारे पास a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकल गया। तो अब हम चेक करेंगे कि ये हमारा अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकालेंगे a1 बटा a2। a1 हमारे पास कितना है, तो 1 है। a2 हमारे पास कितना है, तो 3 है, तो ये हो गया 3। अब हम फिर से तो b1 बटा b2, तो b1 हमारे पास कितना है, तो -3 है। b2 हमारे पास कितना है, तो -9 है, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 का 3 और 3 3 का 9, तो हमारे पास आ गया 1/3 आ गया। अब हम फिर से c1 बटा c2 निकालेंगे। c1 हमारे पास कितना है, तो -3 है, तो ये हो जाएगा -3। c2 हमारे पास कितना है, तो -2 है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 3/2 बच गया। तब हमारे पास यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 का मान है 1/3, b1 बटा b2 का मान भी है 1/3, परंतु c1 बटा c2 का मान 1/3 नहीं है, यहाँ पर 3/2 है। तो यहाँ पर हमारा केस क्या बन रहा है, वो बन रहा है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो ऐसा हमारा कब केस बनता है, जब हमारा कोई हल नहीं होता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कोई हल नहीं होता है, तो इसको हम लिख देंगे, इसका कोई हल नहीं है, इतना लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में कहा था जो अद्वितीय हल है, मतलब जो अपरिमित रूप से जिसका अनेक हल है, अनेक हल, उसे हमें वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। यहाँ पे देखिए अद्वितीय हल नहीं, यहाँ पर अनेक हल नहीं, जिसका अद्वितीय हल होगा उसे हमें वज्र गुणनखंड विधि से हल करना होगा। हमने सॉरी यहाँ पर गलती बोल दिया था, अपरिमित रूप से जिसका अनेक हल होगा उसे, यहाँ पर अद्वितीय हल जिसका होगा, यहाँ पर कह रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में, तो जब हमारा यह समीकरण का जो हमारा आएगा, तो इसका तो आया है कोई हल नहीं, यदि इसका आ जाता कि इसे अद्वितीय हल है, तो हम फिर से इसे, अब इतना तो अद्वितीय हल है, अब हम फिर से इसे वज्र गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो हमारा यह अद्वितीय हल नहीं आया है, तो हमारे यहीं पर हम छोड़ देंगे, इसे आगे नहीं करेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में हम देखते हैं, इसका अगला वाला नंबर सवाल देखते हैं कि वह हमारा क्या आता है। अद्वितीय हल जब आ जाएगा तो हम वज्र गुणनखंड विधि भी वहीं पर सीख लेंगे कि वज्र गुणनखंड विधि क्या कहलाता है। ताइए अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यह कैसे सवाल हल किया है, तो कमेंट में बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेट हमें भी थोड़ा होता है। ताइए अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है, इसे अब हम हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं कि इस हल ने, इस हमारे ये जो हमारा समीकरण है, मतलब इस फॉर्मेट में हमारा यह समीकरण दिया गया है नहीं। यदि यह समीकरण इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो हम पहले इस फॉर्मेट में, इस समीकरण को इस फॉर्मेट में हम बदल देंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में हमारा ये समीकरण नहीं है, तो हम इसको पहले इस समीकरण को इस फॉर्मेट में हम बदलेंगे। तो इसको बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बस हम केवल इस 5 को, ये जो हमारा इधर 5 है, इसको बराबर के इधर भेज देंगे तो हमारा इस फॉर्मेट में हो जाएगा। तो जब हम इधर भेज रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस का y और माइनस का 5 इक्वल टू में 0। इतना हो गया। यहाँ माइनस का 5 कैसे आया, इधर प्लस में था, इधर प्लस में 5 प्लस में 5 था, तो बराबर के इधर गया क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब हम इसे हल करते हैं।
इसे हम क्या करेंगे, इधर इधर इसको भी हम 8 को इधर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 3x प्लस का 2y और माइनस का 8 बराबर हो जाएगा 0। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हमारा देखिए ये जो समीकरण हमने निकाला है इस फॉर्मेट में आ गया है। तो अब हम देखेंगे, फिर से अब हम देखेंगे कि अद्वितीय हल है कि इसका कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। हम पहले अब ये चेक करेंगे। तो हम ये कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम a1 b1 c1 का मान निकालते हैं। तो a1 c1 का मान कहां से निकालते हैं, समीकरण नंबर 1 से। तो हमारा a1 का मान क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 में जो हमारा ये पहला वाला दिया रहता है उसका x का गुणांक हम देखते हैं। तो x का गुणांक क्या है, तो 2 है। तो यह हमारा a1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, तो आप पहले तो देख लीजिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, तो इस फॉर्मेट में हमारा है। इस फॉर्मेट में a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0 इस फॉर्मेट में है। तो आप देख लीजिए x है तो यहाँ पर भी x है, तो x के आगे यह क्या है, a1 है, तो यहाँ पर a1 लिख दिया और इस x के आगे क्या है, तो 2 है। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं या ऐसे भी अंदाज से आप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास a1 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। फिर सब हम यहाँ से b1 का मान निकालेंगे। तो b1 का मान हमारा क्या है, तो y का गुणांक क्या है, तो जहां y का गुणांक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था वहां पर एक y का गुणांक रहता है। तो y का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास b1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब फिर से हम यहाँ से c1 का मान निकालेंगे। तो c1 का मान हमारे पास क्या है, तो माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। इतना हो गया। अब हम फिर से यहाँ से a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। a2 b2 और c2 का मान कहां से निकालते हैं, समीकरण नंबर 2 से। तो हम देखते हैं x से हमारा क्या है, x का गुणांक क्या है, 3 है, तो ये हमारे पास a2 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। फिर से y का गुणांक देखते हैं क्या है, तो y का गुणांक 2 है, तो b2 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। फिर से देखते हैं c2, तो अचर पद हमारा क्या है, तो माइनस का 8 है, तो हो जाएगा माइनस का 8। इतना हो गया। अब हम फिर से यहाँ पर रखेंगे a1 बटा a2। a1 हमारे पास कितना है, तो 2 है। b1 a2 कितना है, तो 3 है। तो a1 बटा a2 का मान कितना आ गया, 2 बटा 3 आ गया। फिर जब हम यहाँ से b1 b2 निकालेंगे, b1 बटा b2, b1 हमारे पास कितना है, 1 है, और b2 हमारे पास कितना है, 2 है। तो यहाँ पर ही हमारा a1 बटा b2 बराबर नहीं आ रहा है b1 बटा b2, तो ये हमारा कौन सा हल हो जा रहा है, अद्वितीय हल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है, तो यह कौन सा हल हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अद्वितीय हल है। अब हमें इस क्वेश्चन में भी कहा था कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो यह अद्वितीय हल की स्थिति में है, तो अब हमें इस सवाल को वज्रगुणनखंड विधि में वज्रगुणनखंड विधि से हल करना होगा। तो सबसे पहले तो हम वज्रगुणनखंड विधि में क्या करते हैं, ये जो हमारा समीकरण दिए गए हैं इसको हम यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। इस समीकरण को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। समीकरण हमारा एक क्या है, वह है 2x और है प्लस का y और माइनस का 5 इक्वल टू में 0 है। और दूसरा वाला समीकरण क्या है, 3x और प्लस में 2y और माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण है। तो हम सबसे पहले वज्रगुणनखंड विधि ज्ञात करने से पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे x और x इसके बटा में अभी इतना ही खाली लिखेगा, फिर से बराबर में लिखेगा यहाँ पर माइनस का y, फिर से यहाँ पर बटा में लिख देगा, फिर से यहाँ पर लिखिएगा 1 और इसके बटा में लिख दीजिएगा। इतना हो गया। अब क्या करिएगा, अब ये जो हमारा x है, इस x, तो हम इस x वाले को ऐसे ढाप लेंगे, ऐसे x वाले को ढाप लेंगे। अब हम फिर से क्या करेंगे, ये जो हमारा y है, ये y, अब y का गुणा इसमें कर देते हैं। y का जो हमारा इस x को पहले भुला जाइए, क्योंकि x वाले हम कर रहे हैं, x का मान निकल रहे हैं x के बटे में, तो हम इस x वाले को भुला देंगे, मतलब इस x वाले को निकाल देंगे। तो हमारे पास ये बच गया, इस x वाले को हम निकाल दिए, तो ये हमारा बच गया। तब हम क्या करेंगे, इस y का जो हमारा गुणांक है, ये y का गुणांक जो है 1 है, तो 1 का गुणा 8 में करेंगे। तो हमारे पास यहाँ कर दे रहे हैं 1, y का गुणांक 1 है, तो ये 1 हो गया, और गुणे 8 तो माइनस का 8 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8।
पहले हमें इतना भूल जाना है, इस x को भूल जाना है और हम y का गुणा इसमें करेंगे, y का गुणा इसमें करेंगे। तो y का जो गुणांक है वो उसका इसमें गुणा कर देंगे। तो y का गुणांक 1 था तो 1 हो गया, और जो हमारा c था अचर पद था तो माइनस का 8 है तो 8 हो गया। अब हम फिर से यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे, हमेशा माइनस का चिन्ह देते हैं। अब हम फिर से इस x वाले को ढांप लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का 5 है इस नीचे वाले y से हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 5 है तो ये हो जाएगा माइनस का 5, और गुणा में क्या है फिर से इसको हम लिख देंगे तो 2 हो गया। बस हम जिसका हम यहाँ पर x है तो x को हम पहले हटा देंगे, x को हटा देंगे, x को मतलब भूल जाइए आप, x को भूल जाइए एकदम। तो इसका क्या करेंगे, y का सीधे 8 में गुणा कर देते हैं। y का जो गुणांक है उसका अचर पद से गुणा कर देते हैं इस वाले से, और जो हमारा इसमें हमारा अचर पद है इसका हम y से गुणा कर देते हैं। जो हमारा समीकरण नंबर इसमें y है इसका गुणा अचर पद से कर देते हैं। अब इसका अचर पद का गुणा इस y से कर देते हैं। इतना हो गया। अब हम फिर से y को देखेंगे, तो y को जब हम देखेंगे तो इस हम y वाले को भूल जाएंगे, y वाले को आप भूल जाइए। अब हम फिर से क्या करेंगे, इस x का गुणा इस अचर पद में कर देंगे, इस y को आप भूल जाइए। तो हम इसका गुणा सीधे इसमें करेंगे, इसका इसमें, तो इसका हम इसमें करेंगे तो हमारे पास 2 है तो ये हो गया 2, ये है माइनस का 8 तो हो जाएगा माइनस का 8। फिर से यहाँ पर माइनस का हम चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, इस 5 का x में गुणा करेंगे। तो 5 का हमारा है तो माइनस का 5 है तो ये हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ पर है 3 तो ये हो जाएगा 3। इतना हो गया। अब हमारे पास 1 है तो अब हम इस अचर पद वाले मतलब इसको अब हम भूल जाएंगे। अब हम फिर से इसको रखेंगे, तो अब हम इस 2 का गुणा मतलब x का गुणांक जो है 2, तो इस y का गुणांक से गुणा कर देंगे। तो x का गुणांक 2 है तो 2 का 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2 और गुणे 2। इतना हो गया। अब हम फिर से जो y का गुणांक है वह इस x का गुणांक से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर माइनस हो जाएगा। हमेशा यहाँ पर बीच में माइनस रखते हैं, तो y का गुणांक करेंगे तो 1, और यहाँ पर क्या है 3 है, 3 हो गया। हमें बस इतना ध्यान देना है कि जिसका हम बटे में x का बटे में जिसका मान निकालेंगे, इस x का बटे में हम मान निकाले तो हम x वाले को हटा देंगे, x वाले को हटा देंगे, और x वाले को हटा देंगे तो इसका ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। तो यहाँ से y का गुणांक इसमें करते हैं, y का गुणांक जो रहता है उसका इससे, और इधर जो हमारा अचर पद रहता है इसका नीचे वाले y के गुणांक से कर देते हैं। इतना हो गया। अब हम y के निकाल रहे तो y को भूल जाएंगे, फिर से इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कर देंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका इसके साथ, उसके बाद इसका इसके साथ। ये ऐसा मत कर दीजिएगा कि नीचे का ऊपर से ऐसे कभी मत करिएगा, क्योंकि उससे आंसर जो है हमारा गलत आ जाता है। कभी कभार सही भी आता है, कभी कभार गलत आ जाता है। तो पहले ऊपर से नीचे करिएगा, फिर से ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे ही आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है, नीचे ऊपर से नीचे हमेशा करना है। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर बटा में क्या आ जाएगा 8 का गुणा करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। 5 दूना 10 तो माइनस का 10 आ गया, माइनस का 5 है और यहाँ पर प्लस का 2 है। 5 दूना 10 और 10 का जब माइनस करेंगे माइनस का 10, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, और इधर हो जाएगा बराबर। फिर से y है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, और बटा में क्या है तो 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और माइनस है यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया। 5 तिया 15 तो माइनस है प्लस माइनस का 15 आ गया, और माइनस का 15 से इसमें माइनस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 15, फिर से बराबर। अब हमारे पास ये 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और इसका 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इतना हो गया। अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, जगह की थोड़ी दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, इससे हमारा x जो आया है तो x के बटा में प्लस का 10 है और यहाँ पर माइनस का 8 है, तो ये हमारे पास x बटा में क्या हो जाएगा, x बटा में मिलेगा 2 मिल जाएगा, क्योंकि 8 में से 10 में से 8 को हटाएंगे तो कितना हमारा x होगा 2 बच गया। ये हो गया। फिर से बराबर का चिन्ह दे देंगे, और यहाँ पर माइनस का y है तो ये हो जाएगा माइनस का y, और बटा में क्या है कि आप देखिए माइनस का 16 है, माइनस का प्लस का 15 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा। फिर से बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 बटा में यहाँ पर 4 है, यहाँ पर माइनस का 3 है तो ये हो जाएगा 1 बटा 1 हो जाएगा। इतना हो गया।
अब हम क्या करेंगे, इस x का कंपेयर इस 1/1 से कर देंगे। तो इस मतलब इसका कंपेयर इसके साथ, फिर से इसका कंपेयर इसके साथ, पहले इसका कंपेयर इसके साथ, फिर से इसका कंपेयर इसके साथ। तो हमारे पास ये हो जाएगा x बटा में 2 बराबर में क्या हो जाएगा 1/1। अब हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे, तो 1 का x में गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। फिर से अब हम y का कंपेयर इसके साथ करेंगे, तो माइनस का y है और इधर माइनस का 1 है, और इधर क्या है 1/1 है, तो माइनस से माइनस कट गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, 1 का y में गुणा करेंगे तो y ही हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो x और y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में बताइए कि हाँ समझ में आ गया, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हम इंस्टाग्राम आप चलाते हैं तो हमारे आईडी को फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि उस पर आप सभी के लिए मोटिवेशनल वीडियो वहां पर हम डालते हैं। अब हमने दूसरा नंबर तो सवाल हल कर लिया, अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। पहले का तीसरा नंबर सवाल है, इसे हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा समीकरण दिए गए रैखिक समीकरण, यह इस फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो हमारा देखिए ये हमारे पास इसके बराबर में 0 है, इसके बराबर में 20 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे बराबर के इधर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बनेगा 3x माइनस का 5y और माइनस का 20, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम उसी प्रकार इसको भी हम क्या करेंगे, 40 को इधर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6x माइनस का 10y, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 40 और बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए ये जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ रैखिक समीकरण, यह इस फॉर्मेट में आ गया है। इतना हो गया। तो पहले हमें ऐसे था तो हम इसको इस फॉर्मेट में ला दिए, ये हमारा समीकरण ऐसा बन गया। तब हम इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यह रैखिक समीकरण है, मतलब ये अद्वितीय हल है कि इसका कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, यह हम देखेंगे। तो यह हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a1 b1 c1, फिर से a2 b2 c2। तो हम a1 b1 c1 निकालेंगे सबसे पहले। तो a1 b1 c1 किस समीकरण से निकालते हैं, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर हमारा 1 क्या है, तो है यहां से हम a1 b1 और c1 का मान निकालेंगे। तो a1 b1 c1 का मान कैसे निकालते हैं, कहां से, समीकरण नंबर 1 से। सबसे पहले तो देखते हैं a1, ये जो हमारा पहले वाला रहता है इधर का, वो हमारा हो जाए x का जो गुणांक रहता है वो हो जाता है हमारा a1। तो x का गुणांक क्या है, 3 है, तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं y का गुणांक, तो मतलब b1, y का गुणांक क्या है, तो माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5, b का मान हो जाएगा। उसके बाद c1 का मान देखते हैं अचर पद, तो अचर पद हमारा क्या है, तो माइनस का 20 है, तो हो गया 20। अब हमारे पास a1 b1 c1 का मान निकल गया। कितना हो गया। अब हम यहां से फिर से a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। इतना हो गया। तो a2 b2 c2 का मान कहां से निकालेंगे, समीकरण नंबर 2 से। तो हमारे पास x का गुणांक क्या है, तो 6 है, तो हमारे पास a2 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है, माइनस का 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, b2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। उसके बाद c2 का मान देखेंगे, इसका समीकरण नंबर 2 का अचर पद, तो हमारे पास अचर पद माइनस का 40 है, तो हो जाएगा माइनस का 40। अब हमारे पास a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकल गया। तब हम देखेंगे कि यह कौन सा, मतलब जो कौन सा है, यह है अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, या अनेक हल है, मतलब इस कौन सा ये हमारा समीकरण है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर में क्या लिखेंगे, a1 हमारे पास कितना है, 3 है, a2 कितना है, तो 6 है, तो ये हमारे कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो a1 और a2 का मान कितना है, 1/2। अब हम फिर से b1 का मान निकालेंगे, b1 बटा b2, तो यहाँ पर हो जाएगा b1 बटा b2। तो b1 हमारे पास कितना है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 हो गया। b2 कितना है, माइनस का 10 है, तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया,
और 5 एक करने 5 और 5 दूना 10, तो A1 बटा A2 का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। अब हम फिर से C1 बटा C2 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा C1 बटा C2। C1 हमारे पास कितना है -20 है, तो -20। C2 कितना है -40, तो हो जाएगा -40। माइनस से माइनस कट गया, अब 20 से करने 20 और 20 दूना 40, कितना हो गया। तब हमारे पास देखिए A1 बटा A2 का मान भी 1/2 है, B1 बटा B2 का मान भी 1/2 है, और C1 बटा C2 का मान भी 1/2 है। तो ये हमारा कौन सा समीकरण बन रहा है, ये हमारा कौन सा बन रहा है, तो बन रहा है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। तो ये हमारा कौन सा हल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर केवल अनेक हल लिख दे रहे हैं, आप यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। हम यहाँ पर बस लिख दे रहे हैं अनेक हल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है। अब हमसे इसको हम वज्रगुणनखंड विधि से हम इसे हल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो अद्वितीय हल होगा उसी को हमें वज्रगुणनखंड विधि से हल करने के लिए इसमें क्वेश्चन में कहा है। तो हमारे पास इतना मालूम हो गया कि इसका अनेक हल है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। पहले का चौथा, क्या हमारे पास पहले का चौथा नंबर सवाल है, इसे सवाल को भी अब हम हल करेंगे। यह सवाल को सबसे पहले हल करने से पहले हम देखते हैं कि ये जो समीकरण दिए गए हैं वह इस फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो हम पहले जानते हैं कि ये समीकरण हमारा इस फॉर्मेट में है, दिखाई दे रहा है। कितना हो गया, इस फॉर्मेट में है, एक हमारा हल। इतना बात एक क्लियर है कि यह समीकरण इस फॉर्मेट में है। अब हम देखेंगे कि यह अद्वितीय हल है, कि इसका कोई हल नहीं है, यह अपरिमित रूप से इसका अनेक हल है। तो हम इसको हम जानने से पहले हम A1, B1 और C1 का मान निकालते हैं, फिर से A2, B2, C2 का मान निकालते हैं। तो हम यहाँ से A1, B1 और C1 का मान निकालेंगे। तो A1 और B1 और C1 का मान कहाँ से निकालते हैं, समीकरण नंबर 1 से। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो A1, B1, C1 का मान कहाँ से निकालते हैं, समीकरण नंबर 1 से। तो A1 का मान हमारा कौन सा रहता है, x का गुणांक रहता है। तो A1 का मान हमारे पास x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक, जब भी किसी का गुणांक नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां पर हमारा गुणांक क्या रहता है, 1 रहता है। तो A1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर से B1, तो B1 हम क्या देखते हैं, y का गुणांक जो रहता है, तो y का गुणांक क्या है, -3 है, तो ये हो जाएगा -3, इतना हो गया। फिर से देखेंगे C1 का गुणांक क्या है, तो -7 है, तो ये हो जाएगा -7। इतना क्लियर है। अब हम फिर से A2, B2 और C2 का मान निकालेंगे। तब हमारे पास A2, B2 और C2 का मान कहां से निकलते हैं, समीकरण नंबर 2 से। तो हमारे पास A2 का मान क्या है, 3 है, तो ये जगह 3। B2 का मान क्या है, -3 है, तो ये जगह -3। और C2 का मान क्या है, -15, -15 हो गया। यहाँ पर A2 का मान क्या देखते हैं, x का गुणांक। जिस प्रकार अभी हमने A1, B1, C1 का मान निकाला, उसी प्रकार A2, B2, C2 का मान भी निकालते हैं। इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि यह हमारा कौन सा हल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 बटा A2। A1 हमारे पास क्या है, तो 1 है। A2 कितना है, तो वह है 3। फिर से B1 बटा B2 देखेंगे, B2 हमारे पास कितना है, -3 है। फिर से B2 कितना है, -3 है। माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, तो इसका आ गया 1 आ गया। तब देखिए यही पर हमारा मालूम हो जा रहा है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो यह हमारा कौन सा हल बनता है, अद्वितीय हल। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो यह हमारा कब हल, यह हमारा होता है, तो कौन सा हल बनता है, अद्वितीय हल। तो यहाँ पे लिखेंगे अद्वितीय हल है। इतना हो गया। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन में कहा था अद्वितीय हल की स्थिति को वज्रगुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो यह हमारा अद्वितीय हल की स्थिति में आ गया है। तब हम इस सवाल को वज्रगुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हम यहाँ पर इस समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं।
तो ये हमारा समीकरण को यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा पहला समीकरण है x माइनस का 3y और है माइनस का 7 बराबर में 0। दूसरा वाला है वो है 3x माइनस का 3y और माइनस का 15 बराबर में है 0। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे x लिखते हैं, उसके बटा में क्या लिखेंगे अभी आपको बताएंगे। फिर से माइनस का y लिखते हैं और फिर से बराबर में 1 लिखते हैं। इतना हो गया। अब हम इस x के बटा में क्या लिखते हैं, अब है आपको बता रहे हैं। देखिए जब भी x के बटा में लिखेंगे तो हम इस x वाले को पहले ढांप लेते हैं, इस हम x वाले को ढांप लेंगे। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ये जो है इसका गुणा इससे कर देते हैं, ऊपर का नीचे मतलब तिरछा गुणा करते हैं। तो ऊपर जो हमारा y का गुणांक है उससे गुणा इस अचर वाले पद से गुणा कर देते हैं, फिर से उसका 7 का इससे गुणा -7 का इससे गुणा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस x वाले को भूल जाइए, इस x वाले को आप यहां से इधर ही देखिएगा, इधर आप भूल जाइए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा माइनस y का जो गुणांक है -3, इसका हम इसके साथ गुणा कर देते हैं, मतलब इसका इसके साथ गुणा कर देते हैं, और ये जो है इसका इसके साथ गुणा कर देते हैं। तो -3 का -15 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 है और -15 है। इतना हो गया। फिर से यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब हम इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हमारे पास -7 है और -3 है, तो ये हो जाएगा -3। इतना हो गया। अब हम फिर से y के देखते हैं, तो y में हम क्या लिखते हैं, अब हम इस y वाले को भूल जाएंगे, अब हम इस y वाले को भूल जाएंगे। तब हम y वाले को भूल जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x का गुणा इससे हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा। तो ये हमारे पास x का गुणा इससे हो जाएगा। तो ये हमारे पास x का गुणा क्या है, तो 1 है, और इसका हमारे पास है -15, तो ये हो जाएगा -15। इतना हो गया। फिर से माइनस, फिर से इसका इससे गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास -7 है, तो ये हो जाएगा -7, और ये हमारे पास कितना है, 3 है, 3 हो गया। अब हम फिर से 1 का निकालेंगे, तो 1 वाले निकालेंगे तो अब हम इसको ढांप लेंगे, इसको ढांप लेंगे। अब हम फिर से इसका इससे गुणा करेंगे और इससे इसका गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हमारे पास x का गुणा क्या है, तो 1 है, इसका गुणा क्या है, तो -3 है, फिर से माइनस हो जाएगा। फिर से अब हम इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -3, और ये कितना है, तो 3 है, तो 3 हो गया। इतना हो गया। अब हम इसको हल कर लेंगे तो ये हमारे पास x बटा में क्या हो जाएगा, x। अब हम -3 है, यहाँ पर -15 है, तो 15 3 कितना होता है, 45, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 45। अब देखिए यहाँ पर 7 3 का 21, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -21 हो जाएगा। इतना हो गया। फिर से यहाँ पर बराबर हो जाएगा, y माइनस का y है तो ये हो जाएगा माइनस का y। यहाँ पर -15 है, यहाँ पर 1 है, तो -15 से 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -15 ही आ जाएगा। फिर से माइनस, यहाँ अभी माइनस नहीं तो लगाइए, फिर से 3 का 7 में गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस तो माइनस ही हो जाता है। फिर से यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 3 का 21 प्लस में 21 हो जाएगा। इतना हो गया। फिर से ये बराबर है, अभी हमारे पास 1 है, और बटा में जब -3 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पास -1 ही आ जाएगा। अब -3 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, इतना हो गया। तब हम क्या करेंगे, इस 45 में से 21 को घटा देंगे। 45 में से जब हम 21 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया। फिर से यहाँ पर बराबर दे देंगे, माइनस का y है तो माइनस का y लिख दिए। अब हमारे पास माइनस का 15 में से प्लस का 21 घटा देंगे, मतलब 21 में से 15 हम घटा देंगे, तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो हमारे पास 1 में से 5 रह जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। 21 में से हाथ से लग गया, तो 11 में से हम जब 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 6 बचेगा, और यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, तो 1 1 से 0 हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 6 बटा y के माइनस y के बटा में क्या आ गया, 6 आ गया। फिर से हम 1 का निकालेंगे तो ये हो गया 1।
अब हम -3 है, यहाँ पर प्लस का 9 है, तो हमारे पास +9 में से -3 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस x का इसका गुणा इसका कंपेयर इस वाले से 1/6 से कर देंगे, तो हम यहाँ पर x बटा में हो जाएगा 24, इसका कंपेयर किससे करेंगे, इस वाले से, इस वाले से, तो हमारे पास 1/6 तो ये 6 और 6 का 6 और कितना हो जाएगा, 6 का 24 मतलब 6 के पारा में 24 कितना बार आता है, 4 बार में आता है, तो ये हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा, तो ये हमारे पास x बटा में कितना आ जाएगा 4 और बराबर इधर क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। इसका क्रॉस जब गुणा करेंगे तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब हम फिर से y का कंपेयर इससे करेंगे, तो हमारे पास y है माइनस का y और इधर है माइनस प्लस का 6 है, इसका इससे कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/6 इतना हो जाएगा, तो 6 से 6 कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का y बराबर हो जाएगा 1, माइनस को इधर भेज देंगे तो ये y बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर पहले का चारों सवाल हल कर लिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं, इसके अगले वाले वीडियो में हम फिर से दूसरा नंबर सवाल से शुरू करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए, मैं कोशिश करूंगा इसके और अच्छे तरीके से समझाने के लिए आप सभी के लिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।